मैम एक बार हम ना पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। जो कंपनी ग्राहक की शिकायत न सुने तो शिकायत कैसे करें, आईजीएमएस से लेकर ओम्बड्समैन तक पूरा प्रोसेस इसका क्या है? तो पहला जैसे मैंने बताया आपको ग्रीवेंस सेल में लिखना है। ग्रीवेंस सेल की मेल आईडी आपको अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी मिल जाएगी। रिजेक्शन लेटर पे भी लिखा होता है, वो भी मैंडेटरी आईआरडी की तरफ से। जो भी आपका रिजेक्शन लेटर आया है उसके नीचे ग्रीवेंस सेल का नंबर होगा मेल आईडी होगी। कम्युनिकेशन आप मेल पर ही करिए ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। इसके 2 से 3 लेवल होते हैं, वो वहाँ डिफाइन होगा। तो वो 2 से 3 लेवल जो भी है आप उसको फॉलो करिए। 14 दिन के अंदर रिमाइंडर दे दीजिए इन केस आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आया है। 30 दिन होने के बाद आप ओम्बड्समैन में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कि आपकी पॉलिसी का पूरा कॉपी, जो भी आपके मेडिकल बिल्स हैं, आपकी रिजेक्शन लेटर, आपकी जो डिस्चार्ज समरी है, ये भी लगेगी। और जो भी आपकी कम्युनिकेशन इंश्योरेंस कंपनी से हुई है वो ग्रीवेंस सेल से वो पूरा लगाएंगे, तभी आपका ओम्बड्समैन कंप्लेंट को एक्सेप्ट करेगा। एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग होगा तो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होगी। बिल्कुल, तो एक भी इसके डॉक्यूमेंट अलावा आपका बीमा बीमा भरोसा पे भी आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि 30 दिन क्रॉस होने के बाद आप सीधा ओम्बड्समैन चले जाइए, क्योंकि ओम्बड्समैन की भी टाइम लिमिट है और देर भी लग रही है आजकल ओम्बड्समैन में। वैसे तो 3 महीने का टाइम डिफाइंड है, बट आजकल 6 से 1 साल लग रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। उतना ओम्बड्समैन बॉडी अभी हैंडल नहीं कर पा रही जितनी कंप्लेंट्स बढ़ रही है। आईआरडीए देख रहा है, बट हमें फास्ट मूव करना है, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा होता है। कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहे हैं, रिजेक्शन हो गया, आगे भी खर्चे हैं। तो जितना ज्यादा जल्दी आप मूव करेंगे उतना बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर कंपनी ग्राहक की शिकायत नहीं सुन रही है तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे, सवाल भी हमारे दर्शक का आया था कि अगर कोई बीमा एजेंट ने गलत तरीके से पॉलिसी बेच दी है तो मैम क्या एजेंट के खिलाफ ही कंप्लेन करनी चाहिए, कंपनी के खिलाफ, यानी एजेंट और कंपनी दोनों के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए, या फिर सिर्फ कंपनी के खिलाफ ही करें? तो आपके पास ऑप्शन अभी है नहीं। अगर आप बीमा भरोसा या ओम्बड्समैन जाते हो तो वहां पे सिर्फ 2 ही ड्रॉप डाउन है, या तो आप इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कर सकते हो या ब्रोकर के खिलाफ कर सकते हो। एडवाइजर का अभी वहां पे कुछ ऑप्शन नहीं है, बट आप एडवाइजर का नाम लिख सकते हैं। तो कंप्लेंट आप इंश्योरेंस कंपनी के नाम या ब्रोकर के नाम ही कर सकते हैं अगर आप बीमा भरोसा या ओम्बड्समैन पे जाते हैं। बिल्कुल। मैम शिकायत दर्ज करते टाइम डॉक्यूमेंटेशन और टाइमलाइन कितनी इम्पॉर्टेंट है? कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होता है या वो स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या मजबूत केस बन सकता है? डॉक्यूमेंट जैसे मैंने कहा मैंडेटरी है, सारी चीजें आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नहीं है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से अपना लॉगिन करके रिट्रीव कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप के थ्रू भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल जाता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज समरी, आपका फाइनल बिल, रिजेक्शन लेटर और सारी कम्युनिकेशन इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो हुई है, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके बिना ओम्बड्समैन कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आ गए हैं, उन सवालों को मैम हम शामिल कर देते हैं। दिल्ली से सवाल आया है शिखा का, वो पूछ रही हैं कि ओम्बड्समैन में सुनवाई के लिए क्या खुद वहां पर पेश होना जरूरी होता है? ओम्बड्समैन बॉडी प्रेफर आपको ही करेगी। आपको या तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन अगर कोई भी बहुत ज्यादा बीमार है और खुद नहीं रिप्रेजेंट कर सकता तो उसके फैमिली मेंबर जैसे कि भाई बहन, वाइफ, बच्चे, यही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स या ब्रोकर या लॉयर ये अलाउड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और नागपुर से सवाल आया है प्रवीण मोरे का, ये पूछ रहे हैं कि पॉलिसी अगर किसी ने स्टार्टिंग में ले ली और गलत तरीके से जानकारी दी गई तो क्या बाद में इसे साबित किया जा सकता है? कैसे इसे साबित करें, प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ तो आपको ही देखना पड़ेगा। कहीं पे कोई रिकॉर्डिंग, जैसे टेलीकॉलर्स होते हैं तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं कन्वर्सेशन। कोई मेल आपके पास है या कोई व्हाट्सएप है जिसमें प्रूफ हो रहा हो, तो आप जो भी आपके पास प्रूफ है वो अटैच करके प्रूफ दे सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में एक एडवांटेज होता है, अगर मिस सेलिंग हो गई है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। थोड़ा सा डिडक्शन होगा लेकिन आपका प्रीमियम वापस मिल जाएगा और आप फिर करेक्ट पॉलिसी भी खरीद सकते हैं, या अभी आप ये चला लीजिए और जैसे रिन्यूअल आता है तो आप पोर्ट कर लीजिए प्रोडक्ट को।
तो बिल्कुल आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन हैं जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि गलत तरीके से आपको जो पॉलिसी है वो बेची गई है। पटना से संदीप पांडे पूछ रहे हैं कि क्या पोर्टेबिलिटी के दौरान भी पुराने विवाद आपके खिलाफ जा सकते हैं? बिल्कुल, सपोर्टेबिलिटी में अगेन इंश्योरेंस कंपनी अंडरराइटिंग करती है। अंडरराइटिंग का मतलब है क्या वो उस रिस्क को लेना चाहती है या नहीं लेना चाहती। तो डेटा जो है वो दोनों कंपनी के बीच में शेयर होता है। जो भी आपकी पिछली कंपनी है उनको रिक्वायरमेंट होती है कि वो नई कंपनी को बताएं कि आपके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा था, क्या क्लेम्स रहे थे। तो अगर कोई पुराना क्लेम रिजेक्ट हुआ है या कोई विवाद है तो नई कंपनी को आपको भी बताना चाहिए और पुरानी कंपनी से मिल जाता है उनको डेटा। तो हाँ, आ सकता है इसमें प्रॉब्लम। बिल्कुल। और मैम अगर मान लीजिए कोई चाहता है कि मेरी जगह कोई दोस्त या रिलेटिव या कोई वकील शिकायत कर दे, तो क्या इसका परमिशन होती है? क्या ऐसा हो सकता है? हियरिंग जो होती है इंश्योरेंस में, वो हियरिंग के टाइम पे जो भी पॉलिसी होल्डर है वो हियरिंग अटेंड कर सकता है, जो कि ज्यादातर ऑनलाइन होने लग गई है अब। या फिर उनके जो क्लोज बाय है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स, वाइफ, बच्चे, भाई, बहन, इन केस वो बहुत ज्यादा बीमार है और अपना केस नहीं बता पाते, बट प्रेफरेंस ओम्बड्समैन जो है वो पॉलिसी होल्डर को ही देता है, क्योंकि उन्हीं से वो जानना चाहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या प्रॉब्लम हुई। तो वो 2-3 मिनट का ही हियरिंग होती है जिसमें वो कुछ सवाल पूछते हैं। तो प्रेफरेबली और कोई नहीं जा सकता, मतलब रिलेटिव नहीं जा सकता, फ्रेंड नहीं जा सकता या लॉयर नहीं जा सकता। यानी कि आपको खुद ही प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, खुद ही आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके मैम, क्या ओम्बड्समैन के पास जाने से पहले जो बीमा कंपनी है उसका रिटर्न में कोई जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी है? जैसे मैंने बताया, ग्रीवेंस सेल में लिखना जरूरी है। ग्रीवेंस सेल से रिस्पांस जो आता है, अगर वो आ गया वेल एंड गुड, तो वो रिस्पांस आपको रखना पड़ेगा। और रिस्पांस को अगर आप एस्केलेट मतलब एक लेवल होता है, उसके बाद मैं रिस्पांस का भी जवाब दूं। तो 2 मेल अगर आप इंश्योरेंस कंपनी से एक्सचेंज कर लेते हैं तो आपका केस बेटर हो जाता है ओम्बड्समैन जाने के लिए, क्यों तो ओम्बड्समैन रजिस्टर कर लेगा एटलीस्ट। तो ये जरूरी है। इन केस इंश्योरेंस कंपनी नहीं रिस्पॉन्ड करी 30 डेज में अंदर, तो आप एक रिमाइंडर जरूर डालिए कि बीमा लोकपाल को बताने के लिए कि हमने रिमाइंडर भी दिया, तब भी इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से कंप्लीट हो जाती है आगे मूव करने के लिए। बिल्कुल। और पॉलिसी खरीदते टाइम कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ज़रूर चेक करना चाहिए ताकि बाद में अगर क्लेम करने का अगर कोई मौका आए तो क्लेम रिजेक्ट ना हो? सो आप टाइम को स्पेंड करिए पॉलिसी खरीदते हुए। ज्यादातर देखा गया रिश्तेदारी में हम खरीद लेते हैं पॉलिसी, बट ये सही तरीका नहीं है विश्वास करके कि ठीक ही दे रहा होगा। लेकिन हमें भी पता है कि टारगेट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट के टारगेट्स होते हैं, कहीं वो ऐसा प्रोडक्ट ना पुश कर दे जिसमें आपको पता ही ना चले कि क्या दे दिया है। प्रपोजल फॉर्म हमेशा खुद भरे। IRDA भी कहता है कि प्रपोजल फॉर्म खुद भरे, एक एक चीज को खुद वेरीफाई करे। अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोई स्कैन कराया हो, कोई पुरानी सर्जरी हो, कुछ भी जो आपको लगता है आपके साथ मेडिकली हुआ था, रेलेवेंट इररेलेवेंट, आप अपना उसमें दिमाग ना लगा के प्रपोजल फॉर्म में सब कुछ मेंशन कर दीजिए, ताकि क्लेम के टाइम आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। पॉलिसी को समझिए, रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए आइडियली। आपके पास सब लिमिट नहीं होनी चाहिए मॉडर्न थेरेपीज में, बिकॉज अभी जितनी भी ट्रीटमेंट आ रही है एडवांस, वो मॉडर्न ट्रीटमेंट के अंडर आती है। तो इसमें कोई लिमिट ना हो, ये चेक कर लीजिए। तो ये आपकी पॉलिसी के अंदर लिखा होगा, उसको चेक कर लीजिए कि कोई सब लिमिट तो नहीं लगी हुई, कोई डिडक्टेबल तो नहीं लगा हुआ। वेटिंग पीरियड 2 से 3 साल का होता है। 3 साल IRDA ने किया हुआ है, 3 साल के अंदर रहे तो आपका अच्छी बात है।